Welcome back to the new episode of Nazariya the Vision. एंड वेलकम बैक नाजिया नफीस जी। आपका फिर से हम इस्तकबाल करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने चाइल्ड और वीमेंस एम्पावरमेंट और राइट्स की बात की। जो लॉज हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है। आपने कहा कि चेंजेस तो इतनी जरूरत नहीं है जितना इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने की जरूरत है। अच्छा, आप क्योंकि एक एडवोकेट हैं, तो एज अ एडवोकेट कैन यू शेयर कुछ एक्सपीरियंसेस जहां आपको लीगल इंटरवेंशन ने किसी की जिंदगी में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला था? अगर मैं बात करूं कि जैसे बच्चों के लिए कानून भी हमने बनाए, तो हर चीज़ का आज के टाइम में कानून आने के बाद में उसका हर चीज़ पर है कि अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस से फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, तो कानून भी है। हम बच्चों फ्लिप साइड है। बिल्कुल कानून लेकर आए, जैसे पॉक्सो एक्ट हम लेकर आए, तो उस पॉक्सो एक्ट से बच्चियों को न्याय तो मिलने लगा। वो जेंडर बायस्ड नहीं था, उसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। कहीं पर न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल लेकर आए कि लड़के और लड़कियों के साथ में जो भी बिलो 18 है उनको इंसाफ मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन वहां पर इंसाफ से ज्यादा उसका गलत इस्तेमाल होने लगा। मैंने जो देखा, मुझे खुद भी आज भी बहुत तकलीफ होती है कि अगर लोगों के पर्सनल इश्यूज हैं, मुझे आपको परेशान करना है। कई बार इस तरीके के केसेस आए और कि बच्चे को लगा दिया, या इवन फीमेल आके कहती है कि मेरी छोटी बच्ची है, मेरे इनसे इस तरीके की प्रॉब्लम है, मैं इनको इस तरीके परेशान करूंगी। इनको झूठे मुकदमे, सही मुकदमे से ज्यादा झूठे मुकदमे पोक्सो में रजिस्टर्ड होने लगे। और जैसे मैं बात करूं, अभी 2 साल पहले मैंने एक बच्चे को, एक 5 साल की बच्ची ने एक 16 ईयर का बच्चा था, उस पर एलिगेशन लगाया कि इसने उस बच्ची के साथ रेप किया है। उस बच्चे ने 3.5 साल सुधार गृह में बिताया। उसके बाद उसको जब वो मेजर हो गया, 2 साल के बाद, 16 साल से ऊपर का था, 18 के बाद ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ से 3.5 साल। और उसकी फाइल पनिशमेंट पर थी कि अगर स्पेशल एक्ट बना दिया है तो स्पेशल एक्ट में जो भी सजाएं तय हैं वो चीजें प्रूफ होती है, तो वो सजा आपने मिलनी ही मिलनी है। फिर मैंने उस बच्चे की फाइल को बिल्कुल, और मैंने उस फाइल को ओपन कराया। वो बच्चा अनाथ था, उसके माँ बाप नहीं थे, बहन थी। बहन की तरफ से मैंने एप्लीकेशन डलवाया, और एप्लीकेशन डलवाने के बाद मैंने खुद उसका केस लड़ा। तब उस टाइम मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, और फिर बाद में वो मुकदमा एक्विटल हुआ। और उसमें मैंने देखा जो मतलब मुझे अंदर तक तकलीफ हुई कि किस तरीके कि उसने, उनके रिलेशन थे, टर्म्स थे कि बच्चे को सिर्फ ले जाके घर तक पहुंचाया, और किस तरीके थाने से लेके सारी स्टोरी तैयार करके एक बेगुनाह बच्चे को रेपिस्ट बना के 3.5 साल तक जेल में रखा। और बाद में शीशे की तरीके क्लियर हो गया कि उस बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सोचिए उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा। इस तरीके के अक्सर मुकदमे आते हैं। अभी एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग केस है, मेरे पास हेल्प के लिए आए, पहले दूसरे काउंसिल उसमें इंगेज थे। अब मतलब तकलीफ होती है कि आज इतने सारे केसेस पेंडिंग है, और 377 और पॉक्सो का मैटर है, पूरी चार्जशीटेड केस है, शीशे की तरीके क्लियर है कि उस बच्चे ने भी कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, अभी तक वो केस पेंडिंग है। जो इतनी प्रोसीजरल वर्क है उससे गुजरना पड़ता है। और हमारे साथ के ही काउंसिल्स होते हैं जो मतलब अपोजिट पार्टी ने, वादी ने उनको हायर करके रखा होता है, उन्हें बेल होने नहीं देना है। मैंने बल्कि लास्ट टाइम मुझे तकलीफ हुई, कोर्ट में केस नहीं हुआ, काउंटर रिजाइंडर उस पर हो चुका था, और लास्ट में जज साहब ने फिर से उसको मौका दिया काउंटर लगाने का। तो बाहर निकलने के बाद भी मैंने बल्कि बोला, मैंने कहा दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है, हमें ये तय करना है कि हमें क्या चाहिए, दुआ लेना है कि बदुआ की। मतलब इस तरीके के लोग इंसाफ के लिए भटक रहे हैं आज बेगुनाह। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं किया होता, उसमें उनकी सुनवाई नहीं होती, 1-1, 2-2, 3-3 साल गुजर जाते हैं, बेल तक बच्चों को नहीं मिल पाती है। बिल्कुल, केसेस लग ही नहीं पाते हैं, या फिर
मतलब अगर चले गए पेंडिंग हाँ, में है परस्यू कोई कर पाया कि नहीं, परस्यू करेंगे तो मेंशन करा पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम होता है। कोर्ट बहुत सारी कोर्टें हैं कि मेंशन एक्सेप्ट नहीं करती है। अभी जैसे था कि भाई एक बार है कि लखनऊ बेंच में भी है, एक बार ये सिर्फ फ्रेश केस में होगा, उसके बाद लिस्ट में चला जाएगा। और यहाँ पर भी जब एक्ट का प्रोविजन है कि भाई बच्चों को आप सुधरने का मौका देंगे और बच्चों को क्रिमिनल की तरीके ट्रीट नहीं करेंगे, और उनके बेल के भी स्पेशल प्रोविजन है। अगर उन्होंने हीनियस क्राइम भी किया है तो सिर्फ 3 चीजें आप देखेंगे कि बच्चा निकलने के बाद किसी अपराधी के टच में तो नहीं आएगा, और जो बाद में भी मॉनिटर नहीं, जो मैं बता रही हूँ कि सेक्शन 12 में तीन कंडीशन ही बच्चे की, अगर 302 की भी बेल आई है तो उसमें क्लियर प्रोविजन है कि आप किस तरीके बच्चे की अगर बेल के लिए है तो उसकी ग्रेविटी को आप नहीं देखेंगे, कितना भी बड़ा अपराध किया हो। यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का है, कई सारे केस लॉ है, और एक्ट का भी प्रोविजन है कि सिर्फ 3 चीजें आपने देखनी है कि भाई हम अगर बेल पर छोड़ते हैं तो बच्चे के मेंटल स्टेटस पर, फिजिकल किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो जस्टिस का पर्पस है वो डिफीट तो नहीं होगा, या यहाँ से जाने के बाद में बच्चा किसी क्रिमिनल के टच में तो नहीं आएगा। सिर्फ ये 3 चीजें देखनी है। लेकिन आज भी अगर हम देखें कि अगर जो भी हम हाई कोर्ट में अप्रोच करते हैं बच्चों की, जो हीनियस ऑफेंसेस वाले होते हैं, नीचे तो सिर्फ सेक्शन देख के बेल मिलनी ही नहीं है। ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में है कि अगर जुवेनाइल की भी बेल आती है और सिर्फ सेक्शन है, वो हीनियस ऑफेंस है, 302 है, 376 है, इवन चीजें क्लियर भी होती है कि फाल्सली इम्प्लीकेटेड है, लेकिन चूंकि धारा लगी हुई है उसमें तो इस वजह से बेल अलाउ नहीं होती, और फिर हाई कोर्ट में भी इतना पेंडिंग हो जाता है कि बच्चे सफर करते हैं, तो कहाँ उनको सुधरने का मौका मिल पा रहा है। बच्चों के लिए कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है अलग से? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है पॉक्सो के लिए, है कि पॉक्सो में जो भी मुकदमे होते हैं उसको 1 साल में निपटारा करना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इतनी स्ट्राइक्स होती हैं, या फिर पार्टी को नोटिस इशू किया गया, सम्मन वगैरह वो आते हैं। 1 साल के अंदर निपटारा है, ये रूल बनाने की जरूरत क्या है अगर नहीं हो पाता है? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो रूल या कानून तो सिर्फ किताबों तक सीमित है ना। अगर हम किताबों तक सीमित है, किताब खोला, अगर हम इस तरीके के किसी फोरम पर आते हैं तो बात करने के लिए कानून है, अदरवाइज कानून है कहाँ? कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित है ना। जो टाइमली होना चाहिए, जिसके लिए टाइम फ्रेम भी है। अभी कुछ दिनों पहले का अगर मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं कि मैं शहर से बाहर एक कोर्ट में अपीयर कर रही थी, और मैंने जज साहिबा को बोला कि करीब 8 महीना हो गया था, जो काम 15 दिन 1 महीने में होना था नहीं हुआ। तो वहां पर यह हुआ कि मुझे कहा गया कि बोर्ड के मेंबर्स वगैरह ने कि कानून के हिसाब से काम होता कहाँ है। तो फिर उसके आगे आप कुछ कह ही नहीं सकते कि भाई जिसमें टाइम फिक्स है कि ये काम आपने इतने दिन में करना है, और उस काम के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाना है। तो यहाँ पर मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं होगा कि कानून जो है सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। अगर हम वास्तव में आए तो कानून के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और अक्सर होता है कि अगर आप सच और हक पर होते हो तो आपको नाकामयाबी भी मिलती है जी। कोई जरूरी नहीं कि देर में भी इंसाफ मिल जाए जरूरी नहीं है, मुश्किल। तो कैसे बैलेंस करती हैं आप? लीगल प्रैक्टिशनर भी, लीगल प्रैक्टिस को और सोशल वर्क के बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं आपके कितने, बिल्कुल। तो बैलेंस कैसे करती हैं इन दोनों को? अगर मैं दोनों को बात करूं कि सोशल वर्कर भी मेरा किसी एक्सपेक्टेशन के तहत नहीं है कि मैं सोशल वर्क करती हूँ तो मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, पैसा चाहिए। मेरी बचपन से आदत थी कि मुझे रास्ता चलती मदद करनी है, और फिर जब आप की नीयत नेक होती है और अल्लाह आपको चुनता है तो सारे काम वही कराता है। और फिर इस प्रोफेशन में भी मेरी शुरुआत हुई कि एडवोकेसी में आना, वो भी एक कह ले करिश्मा ही है। जब मैं जुवेनाइल जस्टिस पर काम करती थी तो उस टाइम मुझे एक जज साहब ने सजेस्ट किया था कि मैम आप लॉ कर ले। लॉ तो मैंने किया लेकिन प्रैक्टिस नहीं शुरू किया था। लेकिन हर चीज के लिए होता है कि आपको कब, कहाँ, कैसे शुरू करना है। और फिर बाद में एक बच्चे की ही केस के सिलसिले में एक बच्चे का मैटर था, मैं सुप्रीम कोर्ट तक उस बच्चे के केस में जाना हुआ और फिर मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई। और
अगर मैं कहूँ कि सोशल वर्क से मैं नोबल प्रोफेशन में आ गई, तो यहाँ पर दायरा और बढ़ता है और मुझे और जिम्मेदारी भी बढ़ी और मौके भी मिलते हैं कि भाई जहाँ तक मैं एज अ सोशल वर्कर नहीं पहुंच पा रही थी, एज अ काउंसिल, एज अ एडवोकेट मैं वो मदद कर पा रही हूँ। तो आपने एक सोसाइटी बनाई है, अल कौसर सोसाइटी। इसका क्या विजन है और करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं इसके? मेरा जो विजन है अल कौसर का, कि सबसे बड़ी चीज है तालीम, एजुकेशन। बात करूँ हमारी सोसाइटी में जो मेन जरूरत है कि भाई एजुकेशन है, हेल्थ है और लोगों के लीगल राइट को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मेरा इरादा है कि मैं अपना लीगल फर्म डेवलप करूँ। और मेरी जो सोसाइटी है अल कौसर सोसाइटी, आज से करीब 8 साल से वो DLSA, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सपोर्टिंग बॉडी रही है। तो रूरल एरियाज में जाकर महिलाओं को और बच्चों जी काम करने का मौका मिला। तो मेरी सोच है कि मैं जो गरीब है, जिसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है, मैं हर उस इंसान को इंसाफ दिलाऊं, मैं उनके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करूं। अल कौसर सोसाइटी के थ्रू जो भी मजलूम है, गरीब है, बेसहारा है, जिनको कहीं पर कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है, जिनको प्रॉब्लम्स है, उनकी मैं मदद करूं, उनको हर तरीके से कह ले इंडिपेंडेंट बनाऊं। अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो जो गरीब है, जिनकी पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक चैरिटी हॉस्पिटल डालूं जहां पर उनका कम पैसों में, या जो गरीब है बिल्कुल भी नहीं है, सही इलाज हो सके। और एक अच्छा स्कूल जहां पर प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक जो उन तबकों को मैं एजुकेट करूं जिनकी फाइनेंशियली स्टेटस जो बहुत वीकर सेक्शन से आते हैं, और सोसाइटी के लोग जो ऐसा कर सकते हैं, मिलकर हम लोग एक अच्छा आइडियल स्कूल और कॉलेज रन करें। बहुत सारे सरकारी स्कूल जो चल रहे हैं, इसमें मिड डे मील भी मिल रहा है। मिड डे मील मिल रहा है का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो क्योंकि स्कूल इसलिए भी नहीं आते क्योंकि उनको कुछ कमाना पड़ता है अपने फैमिली के लिए, तो यहाँ मिड डे मील भी मिल जाता है, उनको कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो इसी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे जैसे मिड डे मील से अभी जैसे याद आया कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स चल रहे हैं, मेरे पास एक केस भी इस पर आया था और मैंने किया उस पर कि ज्यादातर सिर्फ प्राइमरी स्कूल में बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है। बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो जिन्होंने बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लिए होते हैं, लेकिन वो प्राइमरी स्कूल में कर सकते हैं। मेरे पास कई केसेस ऐसे आए जिसमें आंकड़े हैं कि किस आधार पर उन्होंने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी है, वो पेपर्स भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। अभी एक बच्चा था जो 377 और पॉक्सो में उस बच्चे को अक्यूज्ड बनाकर FIR हो जाती है, और बाद में मैंने देखा कि वो बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन था, लेकिन उस बच्चे का सरकारी स्कूल में भी एडमिशन था। और बाद में विपक्षी ने वो सरकारी वाला स्कूल का ले आके दिया जिसमें उसकी DOB ज्यादा थी, और उस बच्चे का मतलब बहुत सरप्राइजिंग है कि उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, और बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ बच्चे की लिखी हुई है वही डेट ऑफ बर्थ प्राइवेट स्कूल में भी लिखी हुई है। लेकिन सरकारी स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है बाद में माना किसे गया, उससे माना गया। काफी कमी रह गई। बच्चा 2 साल सफर किया, बाद में मैंने उसको प्रेजेंट हो रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या गड़बड़ है कि बच्चा जहाँ पर गया नहीं, बच्चे ने जहाँ पर एडमिशन लिया नहीं, आपने उसका एडमिशन कर दिया, उसमें आपने उसको अपने हिसाब से पैदा कर दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ बना दिया। इम्प्लीमेंटेशन की बात है। और दूसरी चीज अगर स्कूल की बात करें तो मैंने खुद इलाहाबाद में 2 स्कूल को आदर्श स्कूल बनाया है। मैंने यहाँ पर स्कूल गोद लिए थे, अलोपी बाग का पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय। मैंने यहीं पर हमारे जो जानने वाले लोग थे उनकी हेल्प से, पहले गवर्नमेंट स्वेटर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती थी या स्टेशनरी वगैरह नहीं देती थी, जो भी लोग थे, मैं जैसे PNB में
उनकी आईसीसी की मेंबर हूँ, तो पीएनबी ने दोनों बच्चों को मतलब जूनियर और प्राइमरी दोनों एक ही उसमें चलता है, स्वेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करना। जो बच्चे की पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रही थी तो हम लोग वहां पर स्लम्स में भी क्लासेस रन करते थे। बच्चों की सारी जरूरतें, बैग से लेके स्टेशनरी, कॉपी किताब, सारी चीजें पूरी करते थे। इवन बाद में था जब कंस्ट्रक्शंस की बात आई, सिर्फ सोच की बात है, अगर हम सोच लेंगे हमें कुछ बदलाव करना है तो ऑटोमेटिकली बदलाव होगा। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्राइवेट फंड से भी स्कूल्स को डेवलप कर सकते हैं, स्कूल्स को अच्छे से रन करा सकते हैं। लेकिन जो काम जिस चीज के लिए है, स्कूल्स है एजुकेशन के लिए, बच्चों को एजुकेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो हमें जो एजुकेशन का लेवल है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, उस पर ध्यान देना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको मेंटेन करना है। करप्शन नहीं होना चाहिए, और करप्शन की वजह से कोई प्राइवेट फंड भी अगर आपको मेटलाइज करना है और अगर आपको लेना है तो वो भी नहीं मिलता। अगर लोगों को लगता है कि हाँ ये करप्शन फ्री है तो वहां पर वो इन्वेस्ट करना और करना चाहेंगे। सोसाइटी में लोग करना चाहते हैं, वो ढूंढते हैं कि अच्छी जगह ईमानदार लोग कहाँ मिल जाए, क्योंकि हर जगह करप्शन शुरू हो जाता है तो लोग ढूंढते हैं। अगर आपका भी लोगों को अवेयरनेस हुई कि अल कौसर सोसाइटी इस तरह के नए काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली लोग कर ही रहे होंगे और भी करेंगे लोग। तो एज अ मेंबर ऑफ सेवरल कमिटीज, बहुत सारी कमिटीज में आप मेंबर हैं, तो इसमें की चैलेंजेस आपको क्या फेस करने को मिलते हैं? जो बहुत सारी कमिटीज में मेंबर हैं आप, और आपने इन्हें अप्रोच कैसे किया? मैंने टू बी वेरी फ्रैंक कि मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया। मेरा मानना है कि आप काम करते जाएंगे, आप सफर पर रहेंगे, मंजिल तक खुद पहुंच जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे जब समझ आई 8-9 साल 10 साल जो सारी जो कमेटीज के मेंबर्स हैं, सारी कमेटीज में आपकी लिस्ट है, तो उसमें मेंबर्स हैं, तो इसमें एक तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े, और दूसरा ये कि सारे रिलेवेंट हैं, मतलब काम करते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी कमेटियां हैं, जैसे क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है कि भाई ऊपर से इंस्ट्रक्शंस है, से बहुत सारी कमेटियां हैं कि आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जहाँ पर भी 10 लोगों से ज्यादा लोग काम करेंगे, महिलाएं होंगी, वहां पर आप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कमेटी का गठन करेंगे। तो भाई सबने खाना पूर्ति करके रखी है कि भाई कमेटी है, उन्हें किसी एनजीओ को, सोशल वर्कर को रखना है, और उसमें जबकि क्लियर है कि आप मंथली मीटिंग्स करेंगे और रिपोर्ट्स वगैरह करेंगे। अगर कोई शिकायत आएगी तो उसमें निस्तारण भी करेंगे। अभी हाल फिलहाल एक कमेटी में थी, बल्कि एक शिकायत भी आई और मुझे गवर्नमेंट बॉडी की थी कि भाई स्टाफ ने एक शिकायत किया, लेकिन जो काम होना चाहिए था, उसको न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन एक बार सुनने के बाद में वो चीज वहीं पर कर दिया। तो बहुत मायूसी हाथ लगती है कि देखने को अगर हम बात करें कि ऑन पेपर हमने कमेटी बना के रखी है, लेकिन ज्यादातर अगर हम 90% बात करें तो 90% सिर्फ पेपर पर है, खाना पूर्ति है। और दूसरी चीज, अगर मीटिंग में भी 1 मीटिंग 2 मीटिंग आप करेंगे, सही को सही और गलत को गलत सुनने की लोगों के अंदर कुव्वत नहीं है, मादा नहीं है। अगर आप एक बारी गलत को गलत कहेंगे तो फिर वो ये भी होगा कि कभी कभी आपको मीटिंग्स वगैरह करेंगे तो वो रिप्लेस भी कर देंगे, लोग करेक्ट नहीं करना चाहते। क्या ये मीटिंग्स होती है तो मिनिटाइज होती होंगी? मिनिटाइज होती है कि नहीं? रिकॉर्ड होता है, सब होता है बिल्कुल। कई जगह कहीं पर मतलब होता है, कहीं नहीं पर भी होता है। जैसे कुछ जो बॉडीज हैं जहाँ पर होता है तो रजिस्टर मेंटेन होता है। अगर मीटिंग में आपको कॉल नहीं आया तो आपके पास कॉल आएगा कि मैम स्टेट में मीटिंग किया था, साइन करनी है, आप बता दें कि कहाँ पर भेज दें या स्टाफ जाएगा, आप साइन कर दे। तो इस तरीके की चीजें, जैसे है कि भाई दिखावा, खाना पूर्ति, तो अक्सर इस तरीके का होता है कई जगह। और कहीं कहीं पर है कि भाई जैसे मीटिंग्स होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, सब कुछ बाकायदा, कहीं पर भी कुछ भी बाकायदा, कहीं पर 6 महीने 1 साल में एक इंटरेक्शन हो गया। और कहीं पर है कि कुछ अगर मैं कमेटीज की बात करूं जो गवर्नमेंट की है, मुझे याद नहीं कि 3-4 साल में एक मीटिंग्स भी हो। और अगर मैं बात करूं कि भाई जो सरकार की है, जो सरकार का है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टीयरिंग कमेटी में भी मैं मेंबर हूँ, और रानी लक्ष्मीबाई स्टीयरिंग कमेटी की भी मैं सदस्य हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं कि पिछले कई सालों में एक भी मीटिंग प्रशासन ने कराई है, या एक मीटिंग में भी हम लोगों ने इश्यूज को डिस्कस किया हो, प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, अभी किस तरीके का फेस करना है। बस कमेटियां बना के रखना है।
दिखाया जाता होगा सरकार की तरफ से, डेफिनेटली दिखाया तो जाता आप होगा। लोगों की भी मीटिंग मतलब उस तरह साइन वाली होती होगी। इधर तो साइड भी काफी टाइम से नहीं किया हम लोगों ने, मतलब जो जैसे कैंपेन है बहुत मतलब काफी बड़ा कैंपेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे वोटिंग दिखाई पड़ती है हर तरफ, और स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं होती इसमें। बिल्कुल नहीं होती है। मुझे तो 2016 में कमेटी का मेंबर बनाया है। शुरू में मीटिंग्स वगैरह होती थी और काम करने का है कि भाई, और कमेटी में मेंबर भी बनते हैं, आप किसी को लेकर आते हैं जो आपकी नॉलेज में होता है, आप जिसको काम करते हुए देखते हैं कि भाई अच्छा काम कर रहा है, इस फील्ड में काम कर रहा है, तो उसमें आपको नॉमिनेट किया जाता है। तो मैं काम कर रही हूँ काफी टाइम से, करीब मुझे 15 इयर्स हो रहे हैं काम करते हुए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं कि भाई मैं निस्वार्थ काम कर रही तो आपको बना दिया हूँ, गया, तो मेंबर बना दिया गया। इतना वक्त भी आपके पास नहीं है कि आप सब फीडबैक लेते रहे कि आप मीटिंग नहीं कर रहे हैं, इतना भी वक्त आपके पास कहाँ मिलेगा, आपके पास इतने आप कर भी नहीं सकते ना कि जो भी डिपार्टमेंटल है, अगर डिपार्टमेंटल हेड जो होगा तो वही कमेटी का नोडल होगा, तो आप उसको नहीं कह सकते ना कि भाई आप मीटिंग क्यों नहीं कर आ रहे हैं। आप एज अ मेंबर हो, मैं जब मीटिंग होगी तो यू विल बी कॉल्ड, और जब उसमें आप बोल सकते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और डिफिकल्ट केसेस भी बहुत सारे आपने फेस किए, तो खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा आपने इस दौर में, इस सिचुएशन में, केसेस आपने फेस किए, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए आप, तो कैसे आपने खुद को बनाए रखा, माशाल्लाह कई जगह कामयाबी के साथ आप। मेरा मानना है कि चैलेंजेस तो जिंदगी में आते ही हैं, लेकिन अगर आपकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी जवाबदेही आपके लिए है, आप किसी दूसरे के लिए जवाबदेह नहीं है। आपको खुद से नजर मिलानी है और आप जो कर रहे हो आपको खुद को आंसर करना है, तो कोई भी चीज आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकती। ना आप छोटी सी चीज में खुश हो जाएंगे, ना किसी के गलत कहने से आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्या हैं। तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप अपना आकलन खुद करेंगे। तो जब इस तरीके का है, और दूसरी चीज जो जवाब देना है मुझे अपनी फैमिली को और अल्लाह को, तीसरी चीज मैं सोचती नहीं। तो कोई भी प्रॉब्लम्स मेरे सामने डेफिनेटली आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लोग यूज करते हैं, और फीमेल हूँ, बाहर जिस तरीके काम करती हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। ठीक है, मैंने सुना और उसको दरकिनार किया। मेरा विजन क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मुझे खिदमत खल्क करना है, इंसानियत के लिए काम करना है, कौम की रहनुमाई करनी है। तो जो विजन है कि भाई क्या करना है, तो उस चीज पर कोई भी चीज को मैं हावी नहीं होने देती। आखिर में मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपका क्या मैसेज हो सकता है और बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए। मैं सभी को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप कहीं पर भी जहां पर हैं आप ईमानदार रहें। अगर स्टूडेंट है तो 1 घंटे पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ें, और कभी किसी से कंपेयर ना करें खुद को। अगर बिल्कुल और अगर जॉब में है, जिस काम के लिए है हम कमिटेड हैं, अपना काम ईमानदारी से करें। अगर इंसान ईमानदार है, खुद के प्रति जवाबदेह है, उसकी किसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन खुद ब खुद रास्ता भी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएगा। तो इसलिए बिना किसी के एक्सपेक्टेशन से ईमानदार रहें, ईमानदारी से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और बहुत अच्छा लगा कि सेल्फलेस सोशल वर्कर से आप हमारी बात हुई। आगे भी आपसे मखसूस बातों पर, जो आप अलग अलग फील्ड पे काम कर रही हैं, या जो आपने कई अच्छे केसेस में आपने बदलाव लाने की कोशिश की, पर बात करेंगे। आज वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हम लोगों के हमारा जो ये चैनल है नजरिया द विजन, इसमें काम भी यही है कि लोगों को हर फील्ड में अवेयर किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं, अगर मासेस अवेयर नहीं होगी चेंजेस नहीं आने पाएंगे। तो मासेस को अवेयर करना जरूरी है, और हम वही कर ही सकते हैं। तो सिस्टम में चेंज जल्दी नहीं लाया जा सकता, जब मासेस तैयार होगी तो सिस्टम में भी चेंज होगा। इन्हीं बातों के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आपका फिर से शुक्रिया। थैंक यू।
कराए रोशन, जिंदगी का साथी बनाए हम तुम, स्वस्थ और शिक्षा का